तो नरपेंद्र टाइगर सोराण साहब एडवोकेट जिंदा हैं अभी अभी बाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता को कोई दुख दर्द नहीं होगा। नरपेंद्र जी कौन सी पार्टी में जा रहे हैं? सारी जनता जानना चाहती है, खासकर बाड़ा विधानसभा क्षेत्र और हरियाणा। जजपा के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं उनकी माँ यहाँ से विधायक है। भयंकर भ्रष्टाचार मैं कह सकता हूँ इस क्षेत्र में। मैं दादरी में बैठा हुआ हूँ। भाजपा कहाँ है जो ये कहती है कि भी हमारी राष्ट्रीय स्तर पर सरकार है और हमारी देखरेख में सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ बेशक से जजपा की विधायक है, उनके वर्कर ज़्यादा एक्टिव होंगे, भ्रष्टाचार होगा, लेकिन बिना बीजेपी की मर्जी के ये भ्रष्टाचार हो रहा हो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। और बहुत भयंकर भ्रष्टाचार है। काम कुम की बातें तो गई दूर, दलाली सौदेबाजी और ये चल रहा है। तो सत्ताधारी पार्टी के बाद सेकंड थर्ड फोर्थ जो 3-4 पार्टियां और भी हैं वो भी इस आवाज़ को उतनी बुलंदी से या एक प्रभावशाली ढंग से कि एक असर पड़े वो नहीं कर पा रही हैं। इसलिए खुला भ्रष्टाचार और खुली लूट चल रही है सरकार। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र में। और बाढ़ा विधानसभा क्षेत्र नए जिले में चरखी दादरी के अधीन आता है। और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान पूर्व विधायक नरपेंद्र सोराण उपस्थित हैं खास बातचीत में। ये विधायक रह चुके हैं बाढ़ा विधानसभा क्षेत्र से। 1996 में विकास पार्टी चौधरी बंशीलाल की थी, उस समय वो सीएम थे और ये विधायक थे। बहुत ही अच्छा तालमेल था, अच्छी बनती थी चौधरी बंशीलाल जी के साथ इनकी। और बहुत ही तेज़ तर्रार नेता थे क्योंकि एडवोकेट हैं खुद और ऊपर से फिर विधायक, तो कहीं ना कहीं दो तालमेल मिल जाते हैं तो संगम बैठ जाता है काम करवाने का सलीका सब कुछ। तो मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। कई विषयों पे बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे नरपेंद्र सोराण जी से कि वो अब चाहते क्या हैं, फिलहाल भविष्य क्या देख रहे हैं, कौन से पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, बाढ़ा विधानसभा क्षेत्र को किस तरीके से देखते हैं, क्या 3 साल से ऊपर हो चुके हैं इस सरकार को जो गठबंधन की सरकार है दुष्यंत, जेजेपी और बीजेपी को क्या कितने नंबर देते हैं, और बाढ़ा विधानसभा क्षेत्र में ऐसे क्या कार्य नहीं हो जो होने चाहिए थे। हमारे साथ मौजूद हैं नरपेंद्र सोराण जी, एडवोकेट हैं पेशे से। सब हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत जी, आपको भी नमस्कार और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। सबसे पहले तो आपके बेटे अच्छे खासा जॉब है और बेंगलोर में, तो आप बधाई के पात्र हैं। आपके दोनों बेटे सेट? जी, ये सब परमात्मा की कृपा, आप लोगों की दुआएं कि बच्चे अपने एजुकेशन पूरी करते ही साथ, और वो दोनों ने ही बीटेक किया था और उसके बाद वो सीधे ही अपनी अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज में चले गए और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं दोनों और बेंगलोर में सेटल्ड हैं फ़िलहाल। कोविड की वजह से अब्रॉड भी जाने का था, लेकिन अभी वो कंपनियों में चलता रहता है और वो अपनी जगह ठीक हैं और हम यहाँ हैं। हाँ, पूर्व विधायक रह चुके हैं 96 में, तो कभी छोटे या बड़े बेटे ने इच्छा नहीं जताई हम भी राजनीति में? कि सबके बेटे राजनीति में सक्रिय हैं, चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, अपने बाद अपने बेटे को प्रमोट करने में लगे हुए हैं ऊपर से नीचे तक। चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई छोटी बड़ी पार्टियां हो, चाहे कितने दम भरती हो सारी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी हो, सब अपने अपने बेटे को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। तो आपने अपने बेटे प्रमोट नहीं किए या फिर उनकी इच्छा नहीं? सवाल आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आज अगर देखोगे आप तो परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा भी बना हुआ है, पर मैं इस परिवारवाद के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। वो अलग बात है कि मेरे बेटों की अभी कोई रुचि उन्होंने दिखाई नहीं, क्योंकि उनकी एजुकेशन पूरी हुई। एक अभी 25 का हुआ है और एक अभी 27 का हो गया, बट उनकी कोई रुचि नहीं है। और रुचि हो और वो राजनीति में आना चाहें तो मैं इस बात को गलत बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि समाज की सबसे छोटी इकाई अगर कोई है तो वो परिवार है। और अगर समाज का भला करना चाहते हो और परिवार को मार के अगर भला करते हो तो मैं समझता हूँ कि ये कहना ही बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं परिवारवाद के खिलाफ नहीं हूँ, पर मेरे बच्चे अभी राजनीति में फ़िलहाल वो अपने करियर में लगे हुए हैं, उनकी इंटरेस्ट नहीं है इसमें। क्या नाम है बेटा? बड़े बेटे का नाम अजयेंद्र सिंह है, छोटे बेटे का नाम अमरेंद्र सिंह है, और दोनों ही सॉफ्टवेयर के। शादी हो चुकी ये नहीं, दोनों की शादी नहीं हुई अभी।
ये भी अच्छी बात है। शादी में पूरा बाड़ा विधानसभा क्षेत्र तो आएगा, लेकिन हरियाणा भी आएगा लगभग लगभग। तो उस दिन भी मीठा मुंह करेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे। शादी में दोनों बेटों की शादी अभी होएगी। सर सीधे मुद्दे पे आते हैं हम। अभी बाड़ा विधानसभा क्षेत्र को लेके चलें, डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, बराबर के भागीदार हैं, पार्टनरशिप है दोनों की सरकार में, आपस में अच्छा तालमेल बन रहा है। 3 साल से ऊपर गुजर चुके हैं, बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े सपने दिखाए थे, भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप विधायक रह चुके हैं, हर घर को जानते हैं, हर व्यक्ति को जानते हैं, हर दरवाजे को आप लांघ चुके हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें नहीं गए हो आप, और फेस टू फेस नाम टू नाम जानते हैं लोगों को। आपके पास अक्सर लोग आते हैं बाड़ा विधानसभा से। जी, मिलते रहते हैं, संपर्क में हैं। तो क्या अपना दुख बताते हैं? क्या आपकी आशाओं पे अब तक नैना चौटाला, जो खुद डिप्टी सीएम के माता जी हैं, खरी उतर पाई? क्या बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य होने चाहिए थे 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, क्या वो हो पाए? सरकार का कोई भरोसा नहीं, आगे चले ना चले, क्योंकि सरगर्मियाँ तेज हैं, सब अपने अपने चुनाव में लगे हुए हैं। तो आपकी आशाओं पे कहने की ये पार्टी खरी उतर पाई? क्योंकि आप बीजेपी में चले गए थे, आपने बीजेपी छोड़ी किसानों के लिए, घोषणा की मैं किसानों के साथ हूँ, मैं नहीं रहना चाहता, वो अलग मैटर था। लेकिन फिर भी आप आए और आपने कितना टोल पे घोषणा की, तो किसानों के साथ बैठे, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि किसान बहुत बड़े खुश हुए साहब उस समय। लेकिन ये मौजूदा जो हालात की बात करें, तो क्या किस तरीके से देखते हैं? क्या वास्तव में लोग दुखी? हाँ, बहुत लंबा सवाल। मैं कम से कम शब्दों में आपका समय बचाते हुए इसका जवाब दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी मैंने 2006 में ज्वाइन की थी, और किसान आंदोलन के दौरान 15 साल के करीब पूरा करके मैंने, जिसमें विभिन्न पदों पर भी रहा, प्रदेश में उपाध्यक्ष, प्रदेश में सचिव, जिले का अध्यक्ष, सभी पदों पर रहा मैं। पर मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, जैसा आपने बताया, कि किसानों के मुद्दे के ऊपर। और मेरी वो बात सही भी निकली। खुद प्रधानमंत्री जी को खड़ा होके और गलतियां मानते हुए ये कहना पड़ा कि भी ये कानून हमें वापस लेना पड़ रहा है, और ये कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ा एक मार्मिक सी अपील करते हुए ये सारे वापस लिए। इसका मतलब ये था कि भी मैं ठीक था उस बार। मैंने इंटरव्यू में ये कानून सरासर किसानों के खिलाफ है, ये वापस होने चाहिए और ये होके रहेंगे। एक इंटरव्यू हमने बातचीत की थी, लेकिन आपकी बात सही निकली। आपने बातचीत में उस वक्त पूछा था, और ये पूछ लिया था, मैंने कह दिया था। जस्ती बहुत कम लोगों को थी, लेकिन मुझे लगता था कि इस तरह से बैकडोर से इस तरह की जो ज्यादतीपूर्ण कानून जो हैं वो टिकते नहीं हैं, और वो सच साबित हुआ। उसके बाद मैंने बीजेपी छोड़ दी। पर आपका सवाल क्योंकि वर्तमान सरकार से है, चाहे मैं बीजेपी में होता तो भी, लेकिन आज मैं बाहर हूँ तो भी, मैं फेयर बात करूँगा कि वैसे बीजेपी की और जजपा की मिलीजुली सरकार है। बाढ़ का पर्टिकुलरली, क्योंकि मैं यहाँ से विधायक रहा हूँ, आपने पर्टिकुलर सवाल पूछा है। जजपा के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, उनकी माँ यहाँ से विधायक है। भयंकर भ्रष्टाचार, मैं कह सकता हूँ इस क्षेत्र में। मैं दादरी में बैठा हुआ हूँ, और जन्म से दादरी में हमारा उतना ही संपर्क है जितना वार्डा में है हमारा। तो यहाँ इस ज़िले में कह सकता हूँ अब कि ये हर व्यक्ति के टॉक ऑफ द टाउन, मैं कहता हूँ चर्चा का विषय है ये, कि भाजपा कहाँ है जो ये कहती है कि भी हमारी राष्ट्रीय स्तर पर सरकार है और हमारी देखरेख में सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ बेशक से जजपा की विधायक है, उनके वर्कर ज़्यादा एक्टिव होंगे, भ्रष्टाचार होगा, लेकिन बिना बीजेपी की मर्जी के ये भ्रष्टाचार हो रहा हो, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। और बहुत भयंकर भ्रष्टाचार है। काम कुम की बातें तो गई दूर, दलाली, सौदेबाजी और ये चल रहा है। तो लोग जो आपने पूछा था, जो संपर्क में हैं, और चारों तरफ की खबरें जो यहाँ ज़िले में मिलती रहती हैं, और ज़िले से बाहर की भी अगर आप पूछो, तो आज के दिन बाकी चीज़ों की बात तो वो तो मुद्दे हुआ करते हैं कि भी बेरोज़गारी है, किसानों को खाद मिल रही है कि नहीं, किसानों के बिजली का, पानी का और का जो वायदे किए थे उनको वो छोड़ दो। लेकिन आज तो भ्रष्टाचार में बहुत बुरी तरह से लिपटी हुई है पूरे की पूरी सरकार, और कोई इसकी जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। ये हालत है। ये तो हम मानते हैं जी। अच्छा, आप विधायक थे चलो पहले मैं आप जानता हूँ, आपने कहा कि यहाँ बाड़ा विधान बद से बदतर हालत है, लेकिन आप पूर्व विधायक हैं। आप कितनी बार आपने आवाज़ उठाई जनता के साथ खड़ा होके, मैं, मेरी जनता, मेरा परिवार, आप कुनबा बोलते हो बाड़ा विधानसभा क्षेत्र का, मेरा कुनबा है भाई ये। तो कुनबे के लिए आप भी तो कहीं ना कहीं नज़र नहीं आए आज तक, भाई मैं इनकी ये गलत हो रहा है, मैं यहाँ के लोगों के साथ गलत नहीं होना दूंगा जब तक नरपेंद्र सोराण जिंदा है। यानी कि वो कहते हैं ना फिल्म में, सलमान खान की फिल्म में, टाइगर अभी जिंदा है।
तो नरपेंद्र टाइगर सोरान साहब एडवोकेट जिंदा हैं अभी। अभी बाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता को कोई दुख दर्द नहीं होगा, ऐसा कहीं नज़र नहीं आया। एक तो माफ़ी चाहूँगा कि जो कोविड का जो पीरियड रहा ना, इसके दौरान बात नरपेंद्र की नहीं है। अगर आप देखोगे सरकार तो अपना काम करती रही होगी, लेकिन जो लोगों के साथ संपर्क की जो व्यवस्था बनी हुई थी ना, लंबे समय से चली आ रही थी, वो व्यवस्था सबकी ही डिस्टर्ब हुई है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जब आप किसान आंदोलन में, आपने सवाल भी पूछा, मैंने बताया भी और लोग जानते भी हैं, मैंने जब सरकार छोड़ दी उसके बाद जितने भी मंच उस वक्त थे, जो उस वक्त अवेलेबल मंच थे, उसमें यही विषय, यही चर्चा जो आज चल रही है, ये बात जगह जगह पर ज़ोर शोर से, जो टाइगर कहो कुछ भी कहो, पर एक जनप्रतिनिधि रहे हुए व्यक्ति के या एक जागरूक नागरिक के नाते जहाँ भी आवाज़ उठानी होती थी वो बराबर आवाज़ हम लोग उठाते रहे हैं। पर उसके बावजूद ये आज दिखने लग गया कि इसके बारे में सरकार के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा, किसी भी प्रकार का। अब मैं तो अभी किसी भी कोई पार्टी, क्योंकि मैंने ज्वाइन नहीं की है, और राजनीतिक तौर पर जब कोई एक राजनीतिक पार्टी प्लेटफार्म आपके पास ना हो तो आपकी आवाज़ उतनी दूर तक नहीं जा पाती है, ये भी एक रियलिटी है। लेकिन पूर्व विधायक तो नहीं, वो मैं उस बात में कोई कमज़ोरी महसूस नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि प्लेटफार्म जिन लोगों के पास है, मैं तो वो बात दूसरी बता रहा था ये कह के कि जो बड़ा प्लेटफार्म है, सत्ताधारी पार्टी के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो 3-4 पार्टियां और भी हैं, वो भी इस आवाज़ को उतनी बुलंदी से या एक प्रभावशाली ढंग से कि एक असर पड़े वो नहीं कर पा रही हैं। इसलिए खुला भ्रष्टाचार और खुली लूट चल रही है सरकार। तो हमारे साथ नरपेंद्र सोरान बने हो खास बातचीत में, पूर्व विधायक हैं, पेशे से एडवोकेट भी हैं। तो ये भी मानते हैं कि बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार कायम है, जनता त्रस्त है, दुखी है, हर जगह हर चीज़ में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कायम है। किस तरीके से समेटेंगे इस भ्रष्टाचार को, आप कैसे देखते हैं आप? क्योंकि आप पूर्व विधायक आप रह चुके हैं, आपको सब पता है साम दाम दंड भेज का, तो किस तरीके से मात दे पाएंगे? देखिए, वैसे तो जब तक आपके पास पूरी पावर ना हो, पूरी पावर का मतलब यदि स्टेट में कुछ करना चाहते हैं तो स्टेट की सरकार आपके हाथ में है, स्टेट में आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपके पास सब कुछ आ जाता है। अगर आप प्रभावशाली मंत्री भी हैं तो आप उसके सेकंड लेवल पे जो कुछ कर सकते हैं, वर्तमान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप हो तो आप कर सकते हो। तो बिना सत्ता में आए तो इन चीज़ों का कोई भी निदान किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। आप चाहे मेरे से आवाज़ उठवा लो, चाहे किसी बी से, सी से, डी से, किसी से भी उठवा लो। सत्ता में आते हैं आप, चलो मान लेते हैं, सपोज कर आप सत्ता में आ गया, विधायक बन जाते हैं, तो क्या पुराने गड़े मुर्दे उखड़ पाएंगे? क्या वो करोड़ों रुपए का गोलमाल है, क्या वो उजागर हो पाएगा? क्या दोषियों को सज़ा मिल पाएगी? क्या सोचती? देखिए, अगर आप दिल की बात पूछें ना, तो एक स्टैंडर्ड कायम था 2014 तक, पार्टियों का भी, लोगों का भी। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उससे पहले वाजपेयी जी भी रह चुके थे, पर एक पार्टी विद ए डिफरेंस रही। 14 के बाद कोई अंतर इन पार्टियों में नहीं रहा, चाहे आप दल बदल के लेवल पे देख लें, चाहे भ्रष्टाचार के लेवल पे देख लें, चाहे आर्थिक नीतियों के लेवल पे देख लें। बस वो कट एंड पेस्ट चल रहा है कि कोई एक नीति पहले से लागू थी, ठीक ठाक चल रही थी, उसका नाम बदल दिया, दूसरी नीति का नाम रख दिया, लेकिन चीज़ें वही चल रही हैं। आर्थिक नीति में कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी तरह का। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उस वक्त मैं, क्योंकि एमएलए तो रहा ही रहा, हरियाणा विकास पार्टी चौधरी बंसी लाल ने जब गठन किया था, मैं हरियाणा विकास पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से हूँ। और उसके बाद चौधरी बंसी लाल ने मेरे को यूथ का प्रेसिडेंट बना दिया था। और जिस दिन पार्टी का 2004 में कांग्रेस पार्टी में मर्ज हुआ, उस दिन चौधरी बंसी लाल जी ने जो लेटर दिया था, मर्जर लेटर, जो जनार्दन द्विवेदी उस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधिकृत थे, जिनको वो दे के आना था, चौधरी बंसी लाल ने नरपेंद्र सिंह के नाम से ही वो लेटर दिया था। और राजीव जैन हमारी पार्टी के उस वक्त महासचिव होते थे, उनको मेरे साथ भेजा था। चुनाव आयोग में भी लेटर मैं ही दे के आया था। उन्होंने अथोराइज़ किया था कि नरपेंद्र सिंह को अथोराइज़ किया जाता है यूथ के प्रेजिडेंट में। तो उसमें रहते हुए मैं जो समझ पाया सारी बातें, और उसके बाद मैंने जब बीजेपी 2006 में ज्वाइन कर ली और वो सारी कार्यप्रणाली देखी, सुषमा जी के घर में, आज वो स्वर्ग में बैठी हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, उनके घर में बैठ के बात ये हुई थी कि भाई 2014 में अगर
मैं यहाँ नाम ले रहा हूँ, जो बात हुई थी वो कि जाट अगर चुनाव लड़ेगा भिवानी महेंद्रगढ़ से तो नरपेंद्र जी आप चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उस वक्त तक भारतीय जनता पार्टी की ये पॉलिसी नहीं बनी थी कि कांग्रेस पार्टी से नेताओं को तोड़ के लाओ। वीरेंद्र सिंह, इंद्रजीत और रमेश कौशिक, राजकुमार सैनी, धर्मवीर फलाना, ये सारे लोग नहीं आए थे। तो उस वक्त एक कमिटमेंट पार्टी की तरफ से थी कि भाई आप पार्लियामेंट का चुनाव लड़ो। और मैं बहुत उत्साहित था उस वक्त, क्योंकि मुझे ये पता था कि आज के दिन केंद्र सरकार की स्थिति ये है राज्यों के मुकाबले कि राज्यों में भी कुछ अगर काम दबाव से हो सकता है तो वो केंद्र की पावर के बिना नहीं हो सकता। केंद्र पावरफुल होता जा रहा था उसके बाद से। तो मेरी इच्छा उस वक्त ये हो गई थी कि ये जो आप जो आवाज़ उठाने की बात कर रहे हो, टाइगर की, रोर की, ये सारी चीज़ें, मेरी इच्छा उस वक्त ये बन गई थी और मुझे कमिटमेंट भी मिल गई थी। मैं चाहता हूँ कि भाई पार्लियामेंट में बैठ के आज भी इन बातों के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाई जाए तो उसकी गूंज नीचे तक, स्टेटों तक हो या ब्लॉक लेवल तक या पंचायत तक भी उसकी आपने कहा पार्लियामेंट की बात की, तो चौधरी धर्मवीर जी पार्लियामेंट में बैठे हैं तो ऐसा हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। देखो, चौधरी धर्मवीर खुद स्वीकार भी करते हैं। चौधरी धर्मवीर अपने आप में पार्लियामेंट में किसी भी प्रकार से लीडरशिप का दावा नहीं करते। यहाँ के लोग जानते हैं कि भी एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट हैं और हैं वहाँ के नेताओं से मिलके और किसी कारण से भी वोट मिल गया। बाकी उन्होंने तो वोट भी ये कह के मांगे था भाई मोदी जी को वोट देना है तो दे दो, मैं तो कैंडिडेट नहीं हूँ। पिछली बार तो कैंडिडेट बनने से भी इनकार कर दिया था। तो जिस आदमी ने इतनी कमजोरी दिखा दी हो वो आदमी बोल नहीं सकता पार्लियामेंट में। जी नरपेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँ, अभी बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जाते रहते हैं? हाँ, मैं बारडा नहीं, मैं ब्याह शादी, ऊना ठोना गोड्डा, मैं तो बरोबर, बल्कि मैं आपको जो चर्चा मैंने की थी, मैं 14 के बाद से पूरे ज़िले में और एडजॉइनिंग ज़िलों में भी उस हिसाब से सक्रिय हूँ। जो कोविड के कारण जो अंतर आया है वो अंतर मेरे में भी है, दूसरे नेताओं में भी आ गया, पर मैं सक्रिय हूँ और सब लोगों से मेरी मेल मुलाकात बराबर चलता रहता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अब कौन सी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर कोई और, या फिर निर्दलीय, कब से तूफानी दौरे शुरू करेंगे, कब पार्टी ज्वाइन करेंगे, ये भी जानना चाहेंगे। क्योंकि नरपेंद्र सौराण वो नेता हैं जो अपने समय के बहुत ही ताकतवर नेता थे और बहुत ज़बरदस्त पावरफुल नेता में गिनती होते थे ये। लेकिन आज ये कहते हैं कि पावर हाथ में आने के बाद तो सब कुछ सीधा हो जाता है, लेकिन आजकल पावर कुछ अलग ही देखने को मिल रही है। नेता के पास पावर आती है और उस कुर्सी को वो अपनी बपोती समझ लेते हैं। उनको ये नहीं पता है कि 5 साल के बाद जो कीड़े मकोड़े नालियों में पड़े हैं उनको आप कीड़ा मकोड़ा समझते हो। वोट के लिए उनके दरवाजे पे आपको आना पड़ेगा, ये आप कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। 1 महीना कड़ी मेहनत करके और 5 साल आप कुर्सी पे काबिज हो जाते हैं, राज रचते हैं और जनता को दरवाजे से दुत्कार देते हैं। आगे पीछे आपके कमांडो होते हैं। तो ये मत भूलिए कि जनता जनार्दन है, कब क्या किसको दे दे, कब किससे क्या छीन ले। नरपेंद्र जी, कौन सी पार्टी में जा रहे हैं, सारी जनता जानना चाहती है, खासकर बाड़ा विधानसभा क्षेत्र और हरियाणा के। मोना लांबा जी, मैं आपकी इस स्टाइल का कायल हूँ कि जिन सवालों से सामने वाला बचना चाहता है आप बचने नहीं देते। एक तो मैं आपके इस चैनल का, आपका मैं विशेष रूप से ये कायल हूँ कि आप ऐसे घेर के और बात को उस पॉइंट के ऊपर ले आते हो कि जिससे कोई अगर ये चाहे कि भाई मैं किंतु परंतु करके मैं बच जाऊं तो आप उससे बचने के निकलने का कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। पर आपने $1 मिलियन क्वेश्चन किया है कि पॉलिटिकल आदमी और पॉलिटिकल प्लेटफार्म के बिना पॉलिटिक्स कैसे करेगा, और मेरे पास अभी कोई प्लेटफार्म नहीं है। पर मैं इसमें जो 10 सेकंड में मैं एक स्टोरी का किस्सा आपको बता दूं तो वो, मैं एक पॉजिटिव सोच का व्यक्ति हूं। और एक ज़माने में एक राजा जिसके पास खबर आई नगर द्वारपालों की तरफ से कि जी दुश्मन ने उत्तरी क्षेत्र से आक्रमण कर दिया। इतनी देर में दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी चारों क्षेत्र से वो द्वारपाल आ गए। वो बोले जी चारों तरफ से आए। वो बोला चारों दरवाज़ों पर दुश्मन की फौजें खड़ी हैं। वो बोला हाँ राजा। तो वो तो बेचारे डरे हुए थे। उसने कहा सेनापति अब सारे ऑप्शन अपने पास हैं। वो बोले जी अब कैसे हैं, आप तो चारों तरफ से गिर के। बोला नहीं नहीं नहीं, अब ऑप्शन अपने पास है कि आप जहाँ से भी चाहेंगे ना, ठीक समझेंगे, वहाँ से आप अपना आक्रमण वहाँ से करके और अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। अब ऑप्शन उनके पास नहीं है, अपने पास है। तो मैं क्योंकि किसी भी पार्टी में नहीं हूँ,
मेरे मुकाबले में जितने भी दूसरे लोग जो अपनी अपनी एक एक पार्टी में बैठे हैं उनके पास एक एक ऑप्शन है, मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है। तो मैं पॉजिटिव सोच रखे हुए हूँ, पर क्योंकि ये एक ऐसा सवाल आपका है कि इसका जवाब तो अभी तो मेरे पास है ही नहीं। लेकिन एक मैं रोकना चाहूँगा थोड़ा सा समय। नृपेंद्र जी, आप एडवोकेट भी हैं और विधायक भी रह चुके हैं, नेता, ये इसी क्वेश्चन में आपका सवाल भी जवाब भी आपको देना पड़ेगा। ये जनता जनार्दन देख रही है, नेता भी देख रहे हैं भारत के, वोट लेते हैं जनता से और अपना वोट वो ही विधायक 3-3 4-4 पर बेच देता है, वोट जनता के। उसके बाद वो जनता के पास कभी आके पूछते नहीं मुझे यहाँ जाना चाहिए, इस पार्टी में नहीं जाना चाहिए। जनता जाए भाड़ में, राम नाम जपना और पराया माल अपना हो जाता है, यानी कि वो किसी से पूछते नहीं है। एक विधायक 3-3 पार्टियों में अपना वोट बेचता रहता है, तो ये कहाँ का न्याय है? आप एडवोकेट हैं तो आपसे भी यही जानना चाहूँगा, तो आप किस तरीके से, क्या उन्हीं विधायकों की तरह चुपके से ज्वाइन करेंगे और फिर बन जाएंगे, बनने के बाद उसी तरीके से आप बदलते रहेंगे, या फिर आपका अलग से कुछ? मैं अपने आप को लोगों से अलग तो नहीं मानता, लेकिन मेरा काम करने का तरीका, क्योंकि मैंने यूथ में काम किया और जीरो से हमने कांग्रेस पार्टी के अंदर से टूट के विकास पार्टी बना के सत्ता में रह के और वो जो संघर्ष किया था, उसके बाद से जो मैंने सीखा है वो ये है कि असली ताकत जनता के पास है। कोई गुपचुप नहीं, कोई किसी तरह की बात नहीं, लेकिन जो भी पार्टी ज्वाइनिंग की बात आएगी, अभी समय आ रहा है, ये 2022 का आखिरी महीने चल रहे हैं। अभी जो आपने दिल की बात जब पूछने की बात करी है, तो मैं भी कुछ छुपा के आपसे नहीं रखना चाहता। और जो ही फसल बिजाई का टाइम पूरा हो जाएगा, गेहूं की फसल बिजाई का टाइम, नवंबर के बाद मार्च तक का समय या फरवरी तक का समय जब कटाई शुरू नहीं होती है, वो एक ऐसा टाइम होता है, और ख़ास तौर से जब चुनाव के 2 साल बाकी हों, उस वक्त व्यक्ति रिसेप्टिव भी होता है और असेप्टिव भी होता है। रिसेप्टिव का मतलब उसके पास समय होता है, वो कोई भी आए चौक में तो उसको सुनना चाहता है, और असेप्टिव का मतलब होता है यदि उसको संतुष्ट कर दे तो वो उसको स्वीकार भी कर लेता है। तो ये जो रिसेप्टिव एंड असेप्टिव का जो सीज़न जो है, 3 महीने का ये सीज़न, जब खाली टाइम होता है, उस वक्त अगर गांव में कोई भी आदमी आएगा तो चौक में आदमी सुनने के लिए आ जाएगा, या किसी के दरवाजे में बैठोगे तो भी 20 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, खाली टाइम है, और उनको अगर आप संतुष्ट कर दो। तो मेरा सवाल का, आपके इस सवाल का जवाब ये है मेरी तरफ से कि मैं, अभी 2 साल बाकी हैं, 24 में चुनाव होगा, और मैं ये जो पीरियड होगा अभी गेहूँ बिजाई के बाद, इसके बाद मैं तमाम लोगों से व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करूंगा, और वो संपर्क इतना व्यापक होगा कि मेरा प्रत्येक वोटर को मैं टच करूं। लेकिन उसके बाद भी जो की वोटर होता है, कई बार हमें भी पता होता है, वोटर को भी पता होता है, और वो हमारे से मिलते भी रहते हैं, जी हमने तो वो जो भी करेंगे हम उनके साथ हैं फैसला। तो ऐसे की वोटर जो हैं, उन तमाम की वोटर से, और उसके साथ कोशिश रहेगी समय रहते कि भाई मैं वोटर से, उनसे मिलके, और मैं ये बात करूँगा कि भाई जो वर्तमान में राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि मेरे संपर्क में है, मैं ये भी कोई छुपाने की बात नहीं है कि जो पार्टियां आज यहाँ हरियाणा में काम कर रही हैं, सभी पार्टियों के बड़े लीडरों से मेरा 1 बार 2 बार संपर्क हो लिया। संपर्क इन द सेंस कि उनकी तरफ से ये ऑफ़र आई है कि जी आओ किसी दिन बैठते हैं फिर, तो वो मैं कोई छुपा के नहीं रखता, पर मैं लोगों के बीच में जाके उनसे पूछ के, जनता जनार्दन, हाँ, जनता जो ये कह देगी मेजोरिटी लोग, तो उस वक्त जो कम बचेंगे, जो दूसरा विचार रखने वाले होंगे, उनको भी मैं ये बता के, देखो भाई मैंने जो पूछा था आप लोगों से, उसमें 70% का ओपिनियन ये है, इसलिए बाकी 30% आप लोग भी सहमत हो जाओ कि आप अगर इस रास्ते पर जाएंगे तो ये हमारे लिए बेटर होगा। मैं राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने का ये तरीका, मैं अपना प्रजातांत्रिक तरीका अपनाने की मैंने अपना फैसला लिया हुआ है, और मैं उसके लिए अपने आप को तैयार किए हुए हूँ। किसी तरह का भी कोई संकोच नहीं है। मेरे ख्याल से आपका प्रश्न जो था, जो मैं बचना चाहता था, कोई भी पॉलिटिकल आदमी बचना चाहता है, वो आपका प्रश्न का मेरा ये। तो मेरे साथ नृपेंद्र चौहान बड़े हुए हैं, बड़े मजे हुए हैं, ये इतनी आसानी से तो हमारे चक्कर भी में फंसने वाले हैं नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है, क्योंकि इन्होंने कहा है अभी खाली समय आ जाएगा बिजाई के बाद, उस समय हम गांव में दौरा करेंगे, और हमारी जो विधानसभा के लोग हैं जो हमें चाहते हैं, मेरे साथ रहते हैं, मेरे से साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, सुख दुख में साथ दिया है, उन लोगों के बीच में जाएंगे, होक्का चाय पानी पिएंगे,
और सभी गांव का दौरा करेंगे, टोटली विधानसभा का, उनसे ही लोकसभा का पूरी लोकसभा का, उनसे ही ये जानकारी लेंगे कि मुझे किस पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। और सभी पार्टियां के आला नेता संपर्क तो बनाते हैं, क्योंकि बड़े नेता रह चुके हैं पहले ये, तो सब चाहते हैं कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले। तो वो जो डिसीजन लेंगे बाड़ा विधानसभा क्षेत्र लोकसभा के, उसी हिसाब से ये पार्टी ज्वाइन करेंगे। चाहे वो कांग्रेस भी हो सकती है, बीजेपी भी हो सकती है, आम आदमी भी हो सकती है, या फिर निर्दलीय भी हो सकता है। ये चलो आपकी सोच अच्छी है, पहले नेता ऐसे मिले मुझे आप, जो जनता से पूछ के आप किसी पार्टी ज्वाइन करेंगे, नहीं तो नेता कोई किसी को समझता नहीं है। इंटरेस्टिंग बात 10 सेकंड में और बता दूं आपको। पहली बार जब मैं अपनी तरफ से ये मन बना के कि 3 कृषि कानून गलत बने, मुझे भारतीय जनता पार्टी छोड़ देनी चाहिए और इस बात का जाके मैंने किसानों के बीच में ऐलान करना चाहिए, मैं वहाँ गया तो एक अति उत्साही वहाँ जो स्टेज को संभाले हुए था, पुराना मेरा यूनियन भी है वो, और किसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, और उसने खड़ा होते ही जाते ही कहा, क्योंकि उसको मैं तो घर से फैसला करके चला था कि भाई मैंने भाजपा छोड़नी है, तो वो बोला देखो भाई ये स्टेज जो आज लगी हुई है ये किसाना को स्टेज है और यहाँ भाजपा का कोई भी आदमी नहीं आए, यहाँ अगर कोई स्टेज के ऊपर बोलने के लिए समय चाहता है तो वो भाजपा छोड़ के आए। नरपेंद्र जी की पर्ची आई है और हम इनसे ये कह के और इनको बोलने के लिए समय देते हैं। तो मैंने खड़ा होते ही जवाब में जो बात कही थी और जिसके बाद अच्छी खासी तालियां बजी और पूरा वेलकम भी हुआ, आप जैसे लोगों ने भी कहा कि भाई हाँ ये बहुत बढ़िया जवाब दिया। मैंने कहा भाई मैं तो किसानों के इन 3 गलत कृषि कानूनों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी छोड़ के किसान बन के आपके बीच में आया हूँ। और दूसरी बात ये है कि यहाँ बैठे हुए ज़्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आ गए होंगे, लेकिन कोई ना कोई पार्टी पकड़ रहे होंगे। मैं नई पार्टी पकड़ के भी नहीं आया हूँ, मैं तो वो व्यक्ति हूँ जो किसानों के बीच में किसान बन के आया हूँ। तो इस बात के ऊपर लोगों में तालियां बजी, क्योंकि वो जो सवाल उठाने वाले व्यक्ति थे वो किसी पार्टी के सदस्य थे, तो उनको ये लगा कि हाँ कहीं ना कहीं ये बात हमारे से भी एक कदम आगे बढ़ के कह दी इन्होंने। और मैं इसलिए ही आपको ये बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के लिए जो मैंने बताया था वो तरीका अपना के, और जो पॉलिटिकल पार्टी भी लोगों को संतुष्ट कर सके, मुझे संतुष्ट कर सके और मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं, और किस तरह के चुनाव में मुझे जाना है, क्योंकि मैं चुनावी राजनीति का व्यक्ति हूं, किस तरह के चुनाव में मुझे जाना है, इस कमिटमेंट के साथ मैं अगर जाऊं तो मैं निश्चित रूप से लोगों के बीच में जाके और वो सारी चीज़ें बात करके और उसका ऐलान करूँगा। ये मेरा फैसला है। तो कहने कि आपके भतीजे हैं क्या सुखविंदर, तो वो भी तो पहले विधायक रह चुके हैं, वो भी सक्रिय हैं चुनाव में, क्या चाचा भतीजा आमने सामने होंगे? ना, ये इन चीज़ों के बारे में अभी देखो, आमने सामने की जो बात होती है वो तो होती है एक टकराव लड़ाई की बात है। ये आपका और जो चाचा भतीजा की बात है ये विचारधारा की बात है। वो भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो काफ़ी अच्छी जिम्मेवारी उनके पास है, तो कोई टकराव नहीं है, किसी भी तरह की बात नहीं है। हाँ, पार्टी पॉलिटिक्स के नाते मैंने अभी कहा कि मैं बचपन से, मेरी तो सारी स्टडीज़ एजुकेशन यहाँ दादरी की है। मेरे पिताजी ने 1952 में, जब पंजाब भी नहीं था, पेप्सू थी उस वक्त, जींद स्टेट का ये क्षेत्र था, उस वक्त ही यहाँ दादरी में रहना शुरू कर दिया था। गांव हमारा मांडी है जो बारडा विधानसभा में पड़ता है, और हमारा जो 1952 और 57 के क्षेत्र की बात करेंगे तो लोहारू भी उस क्षेत्र में आता है। तो ये खास तौर से चौधरी बंसीलाल भी स्वीकार करते थे इस बात को कि चौधरी अतर सिंह का जो प्रभाव है, मेरे पिताजी के बारे में कहते थे, वो प्रभाव अकेले बारडा का नहीं है, या मांडी के नाते उनको कोई नहीं अकेला पहचानता। उनकी पहचान ये है कि भी वो तहसील होती थी दादरी, वो दादरी में बैठे हुए और लोहारू तक उनकी आवाज़ एकसार सुनी जाती है। तो ये तो रही इस क्षेत्र की बात। और उसके अलावा क्योंकि एक आशा जगा दी गई थी मेरे अंदर उस वक़्त की, जिस पार्टी में मैं काम करता था, भारतीय जनता पार्टी में, मैंने नाम लेके आपको बताया स्वर्गीय बहन जी का, तो मेरा कार्य क्षेत्र मैं ये मान के चलता हूँ, और आवाज़ को भी अच्छी ढंग से उठाने के लिए जो प्लेटफार्म है, मैं ये मानता हूँ कि आज के दिन असेंबली से बेटर प्लेटफार्म, क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा सेशन असेंबली का नहीं होता, क्या आवाज़ उठेगी। तो पार्लियामेंट एक अभी आशा बाकी है, वहाँ तक की मैं सोच रखे हुए हूँ। पर किसी भी तरह का चुनाव, विधानसभा का लड़ना पड़ा, और वो भी दादरी, बारडा, लोहारू खास तौर से, ये ऑप्शन मेरे पास हैं, और लोकसभा का लड़ना पड़ा, भिवानी महेंद्रगढ़ है। उसके बाद भी जो पार्टी ज्वाइन करेगी, किसी तरह से भी मुझ में अगर इतना टैलेंट, इतनी योग्यता, कोई काबिलियत ये देखेगी,
कहीं से और से भी अगर चुनाव लड़ाने की बात करेगी, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो मैं हर जगह के लिए तैयार हूँ। उसमें फिर जो चाचा आए, चाहे भतीजा आए, चाहे कोई तीसरा आए, चाहे कोई चौथा आए, मैं तैयार हूँ। तो हमारे साथ नरपेंद्र सोरान जी बने हुए खास बातचीत में, एडवोकेट हैं पेशे से, पूर्व विधायक रह चुके हैं। थोड़ा सा टीस है इनके दिल में, क्योंकि विकास कार्य जो होने चाहिए तो हुए नहीं। ये खुद मानते हैं कि डिप्टी सीएम बेटे हैं, खुद विधायक है नैना चौटाला, बहुत कुछ कर सकती थी इस क्षेत्र के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत कुछ नहीं हो पाए। यहाँ पे भ्रष्टाचार कायम है, जिधर देखो उधर। जी, कानून व्यवस्था की बातचीत की जाए तो लोगों को कहने की, आपके विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कैसी मिल पा रही है, न्याय मिल पा रहा है? कानून व्यवस्था खराब है। खराब का कारण ये है कि संबंधित अधिकारियों को किसी भी प्रकार का काम करने के लिए उस तरह की छूट नहीं है कि सही न्याय दिला सकें। राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप है। राजनीतिक लोग कहीं ना कहीं और अपने पिक एंड चूज की बात करते हैं। किसी व्यक्ति को रिलीफ देनी है, उसको आउट ऑफ द वे देते हैं, चाहे उसके लिए कितना भी करप्शन में जाना पड़े। किसी को रिलीफ नहीं देनी है तो उसका कोई सुनने वाला नहीं है। और ये भी एक ढकोसला होकर रह गया कि वो चीफ मिनिस्टर के डायरेक्ट जो कंप्लेंट करने का जो एक ऑप्शन बनाया था और वो बनाया था, वो भी सब एक नकली ड्रामा हो रह गया है। कोई सुनने वाला नहीं है। अगर किसी आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है तो कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं है। अब दूर क्यों जा रहे हैं? बारडा में ये सरेआम सार्वजनिक हो रहा है कि 89% लोगों ने वहाँ वोटिंग एक तरह से गणना में ये कह दिया था कि भाई हम यहाँ पंचायत चाहते हैं, और उसके बाद एक संबंधित अधिकारी ने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के कहने से और वो बदल कर वो कह दिया कि भाई 49-51 की बात है। वो ड्रामा आज तक भी रोज़ अखबारों में आ रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो सरकार ये कहे। रही बात कानून व्यवस्था कहाँ से मिलेगी, इस निर्णय को करने के लिए दादरी में बैठ के, दादरी ज़िले की बात के लिए हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने जब ये कह दिया था कि 72 घंटे में हम उसका फैसला कर देंगे, 72 दिन का इंतज़ार कर रहे हैं क्या इस बात के लिए? वो तो न्याय कहाँ से मिलेगा जब ऐसी बातों के लिए जो सार्वजनिक एक मुद्दे के ऊपर न्याय नहीं मिल रहा, तो व्यक्ति को न्याय कहाँ से मिलेगा? तो ये तो नृपेंद्र सोरान जी, आपने बहुत अच्छी बात की, अपना कीमती समय दिया, और आपके परिवार, आपकी जनता, आपके विधानसभा के लोग आपको सुन रहे हैं, उनके बीच जल्दी जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे है, आपने बातचीत की, अपना कीमती समय। ये आपका जो न्यूज़ 24 चैनल और मुन्ना लंबा से डर के मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरे से जो भी सवाल जो आपने किए वो आपने मेरे से दिल से अंदर से उगलवा लिए, और आपके से डरते हुए मैं आपके दर्शकों के सामने ये ज़रूर कमिटमेंट करता हूँ कि आप मेरे सामने आएंगे तो मैं कुछ बात छुपा के नहीं रख सकूँगा। टाइम टू टाइम ये बात पहले भी साबित हो चुकी है, और आपका जो तरीका है उसमें मेरे पास कोई रास्ता बचता नहीं है कि भाई जो दिल में है वही बोलना पड़ेगा, बनावटी बात नहीं बोली जा सकती। तो मैं भी आपका धन्यवाद दूँ इस बात के लिए। तो हमारे साथ ये नरपेंद्र सोरान बने हुए थे, पूर्व विधायक और एडवोकेट। बारडा विधानसभा क्षेत्र से जल्दी ही ताल ठोकने वाले हैं। अपने जनता के बीच, अपने परिवार के बीच जाएंगे, उनसे सलाह मशवरा करेंगे कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है। बहुत जल्दी ये कोई बड़ी पार्टी में जा सकते हैं, और अपनी मंशा इन्होंने जाहिर कर दी है कि जनता की आवाज़ मैं विधायक बन के भी उठा सकता हूँ, लेकिन पार्लियामेंट में जाके भी मैं सक्षम हूँ। और सभी पार्टियाँ टच में हैं और सब चाहते हैं कि मैं पार्टी ज्वाइन करूं। कई बार निमंत्रण आ चुका है आला कमान से इस नेताओं का, लेकिन पहले ये ऐसे नेता हैं जो अपने परिवार के बीच, अपने जनता के बीच जाएंगे, उनसे सलाह लेंगे कि कौन सी पार्टी में जाना चाहिए, कौन से में नहीं जाना चाहिए। उसके बाद ही आपके निर्णय पे ये पार्टी ज्वाइन कर पाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।